महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद अब नेताओं को क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के ऊपर लगे हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप में क्लीन चिट उन्हें मिल गई है। इस कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व मंत्री समेत 5 लोग प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करेंगे। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अजीत पवार और 69 लोगों को क्लीन चिट दी थी। मुंबई सेशन कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की जाएगी। 25,000 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन संचालक मंडल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। साल 2011 में रिजर्व बैंक ने तत्कालीन संचालक मंडल को बर्खास्त कर दिया था। इस मंडल में एनसीपी नेता और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, हसन मुश्रीफ समेत कई नेताओं के नाम थे। इस घोटाले में अजीत पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घोटाले में शिवसेना के नेता आनंदराव अडसूल समेत दूसरे दल के नेताओं के नाम थे। तत्कालीन अघाड़ी सरकार के समय ये घोटाला चर्चा में आया था। संचालक मंडल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इस कोऑपरेटिव बैंक का काफी नुकसान हुआ था। इससे पहले सिंचाई घोटाले में भी अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई थी। हालांकि प्रोटेस्ट याचिका दाखिल होने से अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं अगर इस घोटाले में पवार दोषी पाए जाते हैं तो इसका असर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव चुनाव जीतने के लिए अपने पिता के रास्ते पर चल पड़े हैं। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने एक बार फिर जातीय समीकरण का बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी के एक बयान से हंगामा मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था। दरअसल बिहार में राजपूत जात के लोगों को बाबू साहब कहा जाता है। तेजस्वी के दबी जुबान में सवर्णों पर दिए इस बयान ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। इससे तेजस्वी के विरोधियों को उन पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी ने तेजस्वी पर चुनाव को जातियों के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। हालांकि बयान पर घिरता देख तेजस्वी ने अब डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी अपनाते हुए इस बयान पर सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से लोगों के बीच प्रसारित करने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने राजपूतों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि बाबू शब्द से मेरा कहना बिहार सरकार के उन सभी सरकारी विभागों में कार्यरत लोगों में से था जो आमतौर पर नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमको पता था कि इस बयान के बाद लोग बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि तेजस्वी भले ही अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन पहले फेज के चुनाव से पहले तेजस्वी के बयान ने बिहार के वोटरों को एक बार फिर बांट दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आरजेडी के इस बाबू साहेब वाले दाव से फायदा होता है या नुकसान। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ ताल ठोक रही है। ऐसे में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी महागठबंधन को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी एक बार फिर भाषा की मर्यादा को लांघ गए और उन्होंने पीएम मोदी का अपमान कर दिया। बिहार के वेस्ट चंपारण में रैली को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम की तुलना रावण से कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार पंजाब में दशहरा पर पहली बार नरेंद्र मोदी, अंबानी जी और अडानी जी के पुतले जलाए गए। ऐसा पूरे पंजाब में देखने को मिला। दरअसल बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानून का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस कृषि कानून पर शुरू से ही राजनीति कर रही है और बिहार चुनाव में भी इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2006 में जो गलती नीतीश कुमार ने की, उसी गलती को पीएम मोदी ने देश भर में लागू कर दिया है। शहर का सहारा गांव होता है, गांव का सहारा किसान होता है और किसान का सहारा खेत होता है। इसलिए किसान के बिना शहर नहीं चल सकता है। ये भारत की सच्चाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कानून लेकर आए हैं वो भारत के किसानों पर आक्रमण है। बिहार में 2006 में मंडी के सिस्टम और एमएसपी के सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। नए सिस्टम में गन्ना किसान चाहे कुछ भी कर ले, उसे सही दाम नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवाओं को बताया जाता है कि सपने देखो, रोजगार देखो, लेकिन रोजगार बिहार में नहीं मिलेगा, ये बेंगलोर और हरियाणा में मिलेगा। ये मत सोचिए कि बिहार के किसान और युवा में कोई कमी है। असल कमी नीतीश कुमार और पीएम मोदी में है। राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन राहुल की बात में कितना दम है और जनता किसके साथ है, ये चुनाव के बाद ही तय होगा।
मोदी सरकार ने भूमि कानूनों में संशोधन कर बाहरी लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में अब देश के किसी भी कोने से लोग जाकर कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। बीते दिनों गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी। ये सब अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद ही संभव हो पाया है। अनुच्छेद 370 पर पहले से ही पीडीपी और एनसी विरोध कर रही है। इसी बीच मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों को बड़ा झटका दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन गुपकर घोषणा पीपुल्स अलायंस ने भूमि कानूनों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अलायंस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की भी घोषणा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भूमि के मालिकाना हक को लेकर कानूनों में किए गए संशोधन हमें नामंजूर हैं। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को बिक्री के लिए रख दिया गया है। कम जमीन रखने वाले गरीब जमीन मालिकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं का न छोड़ने के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ने के भारत सरकार के नापाक मंसूबों से जुड़ा एक और कदम है। दरअसल केंद्र सरकार के नए संशोधनों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घर दुकान बनाने के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जम्मू कश्मीर विकास अधिनियम में किया गया है, जिसकी धारा 17 से राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया है। वहीं नजरबंदी खत्म होने के बाद से ही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला राज्य में अनुच्छेद 370 पर राजनीति कर रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने जमीन खरीद बिक्री की अधिसूचना जारी कर कश्मीर के राजनीतिक दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, जिसमें वो फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर शिवसेना राजनीति कर रही है। राज्य में बंद पड़े मंदिर उद्धव ठाकरे के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना अब सेकुलर हो गई है। लिहाजा उद्धव ठाकरे मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव के हिंदुत्व पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं शिवसेना को ये भी डर सता रहा है कि हिंदुओं की नाराजगी उनको भारी पड़ सकती है। ऐसे में शिवसेना अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। शिवसेना इसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सहारा ले रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोहन भागवत की जमकर तारीफ की है। शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व पर विचारों को व्यापक और समग्र बताया और कहा कि उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो समझते हैं कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। शिवसेना ने कहा कि भागवत ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मंदिरों को खोलने की मांग नहीं की क्योंकि उनके विचार वैज्ञानिक है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि वो टीके के विकास में निवेश के पक्षधर रहे हैं। महामारी के दौरान बीजेपी के जो नेता मंदिरों को खोलने के पक्षधर रहे हैं उन्हें पहले भागवत को सुनना चाहिए। हालांकि भागवत के सहारे हिंदुओं को साधने में जुटी शिवसेना को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा है कि शिवसेना ने हिंदुत्व का परित्याग कर दिया है और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उस दल को किसी भी मुद्दे पर बीजेपी की आलोचना करनी है। दरअसल आरएसएस के वार्षिक दशहरा उत्सव पर भागवत ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की संघ की अवधारणा न तो राजनीतिक है न ही शक्ति केंद्रित। मोहन भागवत के इस बयान को आधार बनाकर शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर उठाया है। हालांकि भले ही उद्धव ठाकरे अपने आप को हिंदुओं का हिमायती बताने में जुटे हैं, लेकिन राज्य में मंदिर बंद होने से हिंदू काफी नाराज हैं और इसका खामियाजा उनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।